Hello everyone, myself Rajnesh Kumar. Welcome to the YouTube channel. बच्चों आज हम क्लास 8 का जो इंग्लिश में आपकी दो टेक्स्ट बुक्स हैं सिलेबस में, उसमें से जो एक टेक्स्ट बुक है उसका नाम है हनी ड्यू। उसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपकी एक और सप्लीमेंट्री रीडर है, सेकंड और बुक है जिसका की नाम है इट सो हैपेंड। क्लियर है। तो आज हम जो मेन आपकी कोर्स बुक है दैट इज हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे अच्छी जो क्रिसमस प्रेजेंट है, ये है चैप्टर का नाम। क्लियर है। चलिए, तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के से का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them। मतलब क्या है इसका कि संसार में इतिहास में क्या है, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, कुछ ऐसे समय आते हैं जब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई होती हैं जो इतने महत्व की होती हैं कि हर कोई उनको याद रखता है, उनको जानता है, ठीक है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। और इस कहानी में भी हम ऐसी ही एक डेट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी एक घटना के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्या है ये घटना? अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 के वर्ष में जो अंग्रेज और जर्मन लोग थे उनके बीच में ये एक वॉर है, ठीक है। और क्या आप जान सकते हो, क्या आप गेस कर सकते हो? कैन यू गेस विच वॉर इज वॉट इट वॉज? ये कौन सा वॉर था? ये 1914 से लेकर के 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग का पीरियड है जब ब्रिटिशर्स और जर्मन्स जो थे वो वॉर पे थे एक दूसरे के साथ में। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर के बारे में। क्लियर है। चलिए, ओके, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमको कुछ डेट्स दी हुई है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? नीचे लिखी हुई डेट्स हैं वो किन किन घटनाओं से संबंधित है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, 4 जुलाई 1776। बच्चों गेस कर सकते हो आप? ये वो तारीख है जब अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। दिस वाज द डेट व्हेन अमेरिका डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन की डेट है ये। क्लियर है। 4 जुलाई 1776। इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है हमारा 17 दिसंबर 1903। ये वो तारीख है जब मनुष्य ने पहली सफल उड़ान भरी थी, चाहे छोटी सी हो। राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा, विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी और इस मशीन को एक चट्टान पे ऊंचाई वाली जगह पे टीले पे ले जाकर के उन्होंने उड़ान भरी थी और लगभग 12 सेकंड तक वो हवा में रहे थे और लगभग उनके इस फ्लाइंग मशीन ने 120 फीट की दूरी तय की थी जमीन से कुछ ऊंचाई पर ग्लाइड करते हुए, ठीक है। सो ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। उसी के बाद आगे चल के फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करके हमने एरोप्लेन्स वगैरह भी बना लिए डिजाइन में इंप्रूव करके, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला क्या है हमारा? 6 अगस्त 1945। ये एक वो फेटफुल डे है जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे बॉम्बिंग किया था, एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। बहुत बड़ा वहां पे नुकसान हुआ था, इसके कारण बहुत लोग मारे गए थे, तबाही हुई थी भयंकर। उसके बाद से उसके बाद से किसी भी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री पे एटॉम बम का इस्तेमाल नहीं किया है। क्लियर है। चलिए, डी वाला पार्ट क्या है? 30 जनवरी 1948। ये तो जानते होंगे आप लोग, शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं इसको। ये महात्मा गांधी का असैसिनेशन डे है। इस दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। क्लियर है। तो 30 जनवरी 1948 आज भी इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है? 12 अप्रैल 1961। ये एक और इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक दिवस है जब रशिया की तरफ से उनके आर्मी के एक मेजर यूरी गैगरिन, इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा और धरती के चक्कर काटे, ऑर्बिट्स में धरती के चारों ओर गए वो अंतरिक्ष यान से, स्पेस यान से, ठीक है ना। सो दिस वाज 12 अप्रैल 1961। एंड लास्ट वाला एफ क्या हमारा? 20 जुलाई 1969। ये एक और ऐतिहासिक लैंडमार्क डेट है जब मनुष्य ने पहली बार कदम रखा चंद्रमा के ऊपर। हमारा जो धरती का सैटेलाइट है ना, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट, उसके ऊपर कदम रखा। तो 3 लोग वहां गए थे। उसमें जो सबसे पहला पर्सन जिसने चंद्रमा पे कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के। क्लियर है। सो ये जो ऐतिहासिक तिथि थी वो थी 20 जुलाई
1969। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तारीख है। तो ऐसा ही एक ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच वॉर है जो कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय का है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं यहां से। आई मीन्स ऑथर है, जो कह रहा है, ठीक है कि नहीं? क्या आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। ब्रिटपोर्ट जगह है, जंक शॉप होता है कबाड़ी की दुकान जहां पे पुराना टूटा फूटा मटेरियल होता है, और स्पॉटेड मतलब होता है देखना, अचानक से नजर पड़ जाना किसी चीज पे, ठीक है कि नहीं? क्या तो जो ऑथर है, राइटर है, क्या हुआ? आई स्पॉटेड इन जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, बोलता है ब्रिटपोर्ट में मैंने अचानक से उस चीज को देखा, एक कबाड़ी वाले की दुकान पे पड़ी थी। क्या चीज थी वो? अ रोल टॉप डेस्क। क्या होता है एक रोल टॉप डेस्क? एक रोल टॉप डेस्क एक मल्टीपर्पज डेस्क होता है। ऊपर का प्लेन हिस्सा होता है, सनमाइका या वीनियर लगाई जाती है जो कि चमकदार अपीयरेंस देती है, उसको स्मूथ ग्लॉसी लुक देता है। नीचे सामने बैठने के लिए अंदर पैर डाल सकते हैं उसके अंदर, और उसमें खूब सारे खांचे या ड्रॉर्स होते हैं जिसमें सामान वगैरह भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का एक मल्टीपर्पज डेस्क टेबल था, ठीक है ना? रोल टॉप डेस्क कहा जाता है इसको। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। मैन मतलब यहाँ पे उस दुकान का मालिक, जंक शॉप का मालिक। तो उसने क्या बताया, क्या कहा उसने उस डेस्क के बारे में? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब ये 19वीं सदी की बनी हुई है, पुरानी है, बहुत ज्यादा एंटीक है। एंड ओक, ओक लकड़ी का प्रकार है, ओक वुड होती है ना, तो ओक की लकड़ी बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है, उस लकड़ी की बनी है, पुरानी है काफी। ये उसके मालिक ने कहा। आई हैड वॉन्टेड वन, और ऑथर चाहता था, उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उसके पास भी ऐसा एक डेस्क हो, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ऐसे डेस्क जो होते हैं वो काफी महंगे होते थे, तो उसके पास अभी तक नहीं था, उसने खरीदा नहीं था, ठीक है ना? एक्सपेंसिव मतलब महंगा। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो डेस्क था ये काफी बुरी हालत में था, खस्ता हाल था, टूटा फूटा सा, ठीक है? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और ऊपर का जो टॉप था रोल टॉप वो टूटा फूटा था, कई उसके टुकड़े हो गए थे, बिखर रहा था वो। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और उसका जो एक टांग थी वो तो ऑलमोस्ट टूट गई थी, तो उसको सुधारा गया था, रिपेयर किया गया था, वो भी ढंग से नहीं किया गया था। क्लमजीली मतलब अनटाइडीली, साफ सुथरे तरीके से उसको प्रॉपरली उसको रिपेयर नहीं किया गया था, ठीक है? स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ स्कॉर्च, अच्छा स्कॉर्चिंग होता है झुलस जाना, जल जाना, ठीक है? तो पूरा एक तरफ से उस पर जलने के निशान थे जो कि नीचे तक चले गए थे, एक तरफ, समझ में आ गया? एक तरफ से जला हुआ सा था वो लकड़ी का जो डेस्क था वो, ठीक है? इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, अच्छा इट वॉज गोइंग फॉर मतलब बिक रहा था, बिकने के लिए रेडी था वहां पे दुकान पे, फॉर अ वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़े से पैसे में ही ये, बहुत थोड़े से धन में ये बिक रहा था, ठीक है ना? आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और ऑथर क्या कह रहा है? मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको बिल्कुल अच्छी हालत में ले आऊंगा, रिपेयर कर लूंगा अच्छे से। मैं रिस्टोर होता है रिपेयर कर देना उसको, ठीक है ना? इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, लेकिन रिस्की काम तो है, हो सकता है रिपेयर के चक्कर में और ज्यादा टूट फूट जाए, और ज्यादा बिगड़ जाए, चैलेंज जरूर था, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन वो चाहता था, बड़ी उसकी इच्छा थी कि उसके पास ऐसा डेस्क हो। तो क्या किया उसने, ऑथर ने? आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। तो उसने, जो दुकान का मालिक था, उसको पे किया, उसकी प्राइस जो भी थी थोड़ी बहुत, एंड ब्रॉट इट, ले आया उसको, ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉट इट बैक टू द वर्क रूम, अपने काम के जहां पे वो काम करता था, अपने वर्क रूम में उसको ले आया, जो कि कहां पे था? गैराज के पीछे था। गैराज जो था मोटर गाड़ी वगैरह को पार्क करने की जगह, तो उसके पीछे उसने अपना वर्क रूम बनाया था जहां पे काम करता था, कार्यशाला, उसमें वो ले आया उसको। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव होता है, क्रिसमस का जो दिन होता है 25 दिसंबर, उससे पिछले दिन की शाम क्रिसमस ईव कहलाती है, ठीक है? तो क्रिसमस ईव, क्रिसमस से एक दिन पहले उसने उस टेबल को, डेस्क को उसने सुधारना चालू किया, उसका रिपेयर वर्क चालू शुरू कर दिया, ठीक है ना? आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, उसका जो ऊपर का जो टॉप था ना, स्मूथ फिनिश वाला, उसको उसने पूरी तरीके से हटा दिया, कई जगह निकला हुआ था, कई जगह लगा हुआ था, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके जो ड्रॉर होते हैं नीचे जिसमें सामान रखा जाता है, उसको खींच निकाला बाहर। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अच्छा वीनियर क्या होता है? जैसे हमारा सनमाइका होता है ना, प्लास्टिक मटेरियल, ऊपर से स्मूथ ग्लॉसी लुक देता है लकड़ी के फर्नीचर को, इसी प्रकार से वीनियर भी होता है, ठीक है? तो वीनियर की जो पपड़ी थी ऊपर की, वो हर जगह से ऊपर उठ के आ गई थी, निकल गई थी हर जगह से, समझ में आ गया? तो ये देखो वीनियर, क्या लिखा वीनियर? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। सस्ती लकड़ी का अगर कोई फर्नीचर बना होता है तो उसको और ज्यादा ग्लॉसी स्मूथ अच्छा फिनिश देने के लिए उसके ऊपर ये वीनियर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? चलिए आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं।
इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और देखने से ऑथर को ऐसा प्रतीत हुआ कि पानी के द्वारा ये खराब हो चुकी है। ठीक है, ऑथर को देखने से कैसा लगा कि पानी ने इसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, पानी से फूल गई थी वीनर जगह जगह पे। ठीक है कि नहीं क्या? ओके, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल्स ऑन दिस डेस्क। देखो कुछ जगह से जली हुई भी थी ना, झुलसी हुई थी, तो आग और वीनर जगह जगह से उठ गई थी, गीली होके सिकुड़ गई थी, उठ गई थी। तो इसका मतलब क्या है, पानी और आग दोनों ने अपने अपनी तरीके से उसको डैमेज करने का प्रयास किया था। तो टेकन देयर टॉल ऑन मतलब होता है उसको डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। जितना कोशिश हो, तो पानी और आग ने अपने अपना कोशिश की उसको नुकसान पहुंचाने की डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। स्टक मतलब तो फंसा होना, शट टाइट। तो आखिरी का जो ड्रॉर था वो क्या, अंदर जोर से फंस गया था। ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। शुरू में तो क्या है कि मैंने भरसक जो कर सकता था वो किया, उसको आराम से बाहर निकालने का, क्योंकि डेस्क ये सारा पुराना था। ठीक है, और ज्यादा जोर जबरदस्ती करता तो और भी टूटने का डर था। तो शुरू में इसने कोशिश की कि जेंटली आराम से उसको बाहर निकाले। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और जब नहीं निकल पाया ड्रॉर लास्ट वाला, तो उसने क्या, जोर से फोर्स लगाई। ब्रूट फोर्स मतलब ज्यादा फोर्स लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली, जोर से उसने उसको हिट किया। स्ट्रक मतलब हिट करना, शार्पली जोर से। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट होता मुक्का, मुक्के से उसने जोर से उसको हिट किया साइड से। एंड द डोर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और क्या है, वो खुल गया ड्रॉर। ठीक है, और खुलने के बाद उसने उसके अंदर क्या, एक खाली जगह थी छिपी हुई, शैलो मतलब खाली स्पेस थी अंडर, नीचे ड्रॉर में। ठीक है, अ सीक्रेट ड्रॉर, क्या था ये, एक सीक्रेट जगह थी अंदर। देयर वाज समथिंग इन देयर, और ड्रॉर के अंदर कुछ रखा था, कुछ रखा था वहां पे। आई रीच्ड इन, और मैंने अंदर हाथ डाला, वहां क्या रखा था, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक काले कलर का टिन का डब्बा रखा था ड्रॉर के अंदर। सेलो टेप, और उसके ऊपर से व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जो है टेप लगाया हुआ था टू द टॉप ऑफ इट। ठीक है, और उस टेप से एक छोटा सा लाइंड नोट पेपर, मतलब एक पतला सा जो कागज होता है, कागज चिपकाया हुआ था टेप से, और क्या लिखा हुआ था उस कागज पे, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और कांपती हुई हैंडराइटिंग, समझ में आ गया, लड़खड़ाते कांपती हुई हैंडराइटिंग, टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में क्या लिखा गया था उस पे, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। तो क्या लिखा था उस पे, जिम्स लास्ट, जिम का क्या है, आखिरी पत्र था। कब मिला ये, जनवरी 25 को 1915 को। समझ में आ गया? ओके, तो 1914 में वॉर शुरू हुआ था, तो 1915 का ये पत्र है, ये तारीख उसके ऊपर लिखी थी, जिम का आखिरी पत्र। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आखिरी पत्र। इसका मतलब जिम ने उसके बाद कोई पत्र नहीं लिखा। समझ में आ गया? और जिम शायद कहीं पे लड़ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। टू बी बरीड विद मी व्हेन टाइम कम्स, और जिसके पास एक पत्र था उसने क्या लिखा था उसी पेपर के ऊपर, टू बी बरीड विद मी, कि इस पत्र को मेरे साथ ही दफना दिया जाए, व्हेन द टाइम कम्स, मतलब जब उचित समय आए ना, और जब मृत्यु हो मेरी, तो ये पत्र भी उसके साथ ही कब्र में उसके साथ दफना दिया जाए। ये ऐसी इच्छा थी, जिसका भी वो पत्र था उसने ये उसके ऊपर चिट लगा करके लिख दिया था। ठीक है, सेलो टेप से चिपका दी थी। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए ड्रॉर खोल रहा है, तो ये ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है, तो इसमें पत्र था। ठीक है, ओके, अभी हम सभी जानते हैं कि हमको कभी भी किसी का पत्र दूसरे का नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ देखते हैं। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब पत्र वाला डब्बा वो खोल रहा था, और खोलते वक्त कह रहा है कि आई न्यू एज आई डिड इट, कि जैसे मैं वो डब्बा खोल रहा था तो मैं जानता था कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ऐसे डब्बा खोलना, किसी का भी पत्र खोलना पढ़ना ये गलत है, किसी का भी पत्र हमको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। अच्छा, स्क्रपल क्या होता है समझेंगे। कभी भी कोई पर्सन कुछ करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसके अंदर से अंतरात्मा एक आवाज आती है जो उसको गलत करने से रोकती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये फीलिंग क्या कहलाती है, स्क्रपल कहलाती है। देखेंगे लिखा है ना लेफ्ट साइड में, स्क्रपल्स, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट। तो हिचकिचाहट होती है, कोई भी गलत काम करने से पहले पर्सन हिचकता है टू डू समथिंग रॉन्ग, अंदर से आवाज आती है कि ये नहीं करना चाहिए इनको, तो मन ही मन उसको आवाज आई अंदर से, लगा कि ये नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा ये नहीं छोड़ती किसी को भी। जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा होती है ना, इसने क्या है, उसके स्क्रपल्स को भी हरा दिया, इसकी फीलिंग को दबा दिया। ठीक है, और जिज्ञासा बस क्या है, उसे, और जिज्ञासा हमेशा हरा देती है, हमको गलत करने पर मजबूर भी कर देती है, तो उसको भी कर दिया उसने। इट यूजुअली डज। तो जिज्ञासा के आगे उसका जो फीलिंग थी,
जो कि उसको क्या है हिचकिचाने में मदद कर रही थी, वो ओवरकम कर दिया किसने, क्यूरियोसिटी ने, जिज्ञासा ने। और जिज्ञासा से क्या उसने डब्बा खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और डब्बे के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। एनवेलप होता है लिफाफा। द एड्रेस रेड, और क्या लिखा था उस लिफाफे पे, मिसेस जिम मैकफर्सन। अच्छा कैसे पढ़ेंगे इसको, मैकफर्सन, जैसे पर्सन होता है प की जगह फ लगा देंगे, जिम मैकफर्सन, क्लियर है। सो मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये ब्रिडपोर्ट शहर 12 कॉपर बीचेस गली का नाम है। तो ये था, और ब्रिडपोर्ट से बड़ी जगह कौन सी, डॉर्सेट, क्लियर है। तो ये उस पे एड्रेस लिखा हुआ था। I took out the letter and unfolded it, मैंने पत्र निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब खोला पत्र को। It was written in pencil, किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, and dated at the top, और टॉप पे उसके तारीख लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, December 26, 1914, 26 दिसंबर 1914, ठीक है। और ऊपर चिट पे क्या तारीख लिखी हुई थी, लास्ट लेटर कब रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, जनवरी में रिसीव हुआ, 25 जनवरी 1915 को, समझ में आ गया। तो 26 जनवरी 1914 को लिखा गया था और लगभग महीने भर बाद उसको रिसीव हो गया वो, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये पेंसिल से लिखा हुआ था, क्लियर है। चलिए अब हमने यहां तक पढ़ लिया है, तो जस्ट ब्रीफली चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमको समझ में आया कि नहीं आया। कॉम्प्रिहेंशन मतलब हैव वी अंडरस्टूड व्हाट वी हैव रेड। चलिए देख लेते हैं एक बार डिस्कस करके कॉम्प्रिहेंशन चेक। चलिए फर्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला, क्या मिला, एक पुराना रोल टॉप डेस्क मिला, ओक वुड का बना हुआ 19th सेंचुरी का। समझ आ गया, तो सारी डिटेल्स हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए व्हाट डिड यू फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, और जो सीक्रेट ड्रॉअर था जो खुल नहीं रहा था, जो उसने मुक्का से मार के जोर से फोर्स लगा के खोल दिया था, उसमें क्या मिला, एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिला। टिन बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एनवेलप में लेटर था। समझ में आ गया। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो किसने रखा था, तो जिसका एड्रेस लिखा हुआ था किसने रखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, जिनको पत्र लिखा गया था, ठीक। और जिम शायद उनके हस्बैंड का नाम होगा, ये लेडी होगी, तो उन्होंने ही उस टेबल में रख दिया था और ये टेबल उन्हीं का होगा, ठीक है। चलिए तो समझ आ गया चीज क्या है। अब देखेंगे डियरेस्ट कोनी। अच्छा मिसेस जिम मैकफर्सन, जिम पर्सन का नाम हो सकता है, मैकफर्सन सरनेम है, कोनी जिम की वाइफ का नाम हो सकता है, लेडी का नाम, जिसको पत्र लिखा गया था, ठीक है कि नहीं क्या। अब ये पत्र को पढ़ रहा है, ऑथर जिसने निकाला ना ड्रॉअर में से, उस पत्र को पढ़ रहा है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या डिटेल्स पढ़ता है वो, पत्र में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है हमारा। चलिए डियरेस्ट कोनी मतलब सबसे प्रिय कोनी, कोनी वाइफ का नाम है, जिम की वाइफ का नाम, तो जिम मैकफर्सन ये वो पर्सन है जो लिख रहा है, क्लियर है। I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened. Okay? तो क्या कह रहा है ये कि मैं ये जो पत्र है बहुत ही खुशी के अवसर पर लिख रहा हूँ, दिमाग से बहुत ही क्या है, खुश है, happier frame of mind because something wonderful has just happened, कि अभी अभी कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा घटित हुआ है, कुछ अच्छी घटना हुई है, ठीक है। That I must tell, और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एडवांस, एडवांस मतलब होता है इमीडिएटली मैं तुमको वो बताना चाहता हूं। भाई अच्छी बात होती है तो कोई छुपा के थोड़ी रखता है, इमीडिएटली बता देता है ना अपने प्रियजनों को, तो वो बता देना चाहता था, ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। अच्छा ट्रेंचेस क्या होते हैं समझेंगे, जो सोल्जर्स होते हैं ना, सैनिक, ये सैनिक जब भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो सामने जो दुश्मन है उससे अपने आप को गोली खाने से बचाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं अंदर, समझ में आ गया, और गड्ढे के किनारे पे सैंड बैग के उन गड्ढों के अंदर खड़े हो जाते हैं अपनी पोजीशन लेकर के, ठीक है। इससे क्या है, सामने वाले को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। सो इस प्रकार के जो शैलो गड्ढे होते हैं, कम गहरे गड्ढे 4 से 5 फीट तक के हो सकते हैं, उनको ट्रेंच कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं वो, वी, तो इसका मतलब वो सोल्जर, उसका जो हस्बैंड है जिम, वो क्या है, सोल्जर है। तो वी वर, और ग्रुप है, पूरा समूह है, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू, स्टैंडिंग टू मतलब अपनी पोजीशन लेकर के खड़े थे, कहां पे, इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह को वो सब खड़े थे, ठीक है, ग्रुप था पूरा सोल्जर्स का, क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है, क्रिसमस की मॉर्निंग को, ठीक है। तो क्रिसमस के बाद लिख रहा है वो, डेट थी ना 26, अभी पढ़ी थी हमने डेट, 26 को लिखा था, तो शायद 25 की वो बात बताना चाह रहा है, 25 को क्या घटना घटी, क्रिसमस को क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, तो इंग्लैंड के आसपास का जगह है ये, तो इसका मतलब इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, सब जगह शांति थी, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण, शांत, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह थी कि मैंने शायद ही कभी
देखी होगी, इससे सुंदर सुबह मैंने नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और क्रिसमस का समय दिसंबर में आता है, तो नॉर्थ में जो यूके है उस साइड में क्या होता है, बहुत ठंड होती है, ठीक है कि नहीं, ठंड होती है और बिल्कुल फ्रॉस्ट मतलब पाला जमा देने वाली ठंड होती है। तो क्रिसमस की ठंड नॉर्मली ऐसी ही होती है, क्रिसमस के समय बर्फ पड़ती है, तो बिल्कुल कोल्ड और फ्रॉस्टी डे था, बिल्कुल सुबह सुबह का बिल्कुल शांत वातावरण, सुंदर सी सुबह थी। ये डिस्क्राइब कर रहा है अपने पत्र में, ठीक है कि नहीं क्या। I should like to be able to tell you that we began it. I should like to be able to tell you. ये क्या कह रहा है कि मैं चाहता था, चाहना होता है शुड, ठीक है। I should like to be able to tell you, कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये सब की शुरुआत हमने की। अब किसकी शुरुआत की बात बताएगा कि that we began it, हमने शुरुआत की। But the truth, लेकिन सच्चाई क्या है, I am ashamed to say, और मुझे क्या है शर्म आ रही है कहते हुए, is that Fritz began it, कि हमने, चाहता तो मैं था कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि हमने शुरू किया ये सब, लेकिन वो हमने शुरू नहीं किया, और मुझे शर्म आ रही है कि ये किसने शुरुआत की इस सब की, फ्रिट्ज ने की शुरुआत। अब ये फ्रिट्ज क्या चीज है, तो समझते हैं ध्यान से कि पुराने समय में जब ये इंग्लिशमैन और जो जर्मन वॉर पे थे ना, तो फ्रिट्ज एक कॉमन वर्ड है जो प्रयोग में लाया जाता है जर्मन सोल्जर्स के लिए। किसी भी जर्मन सोल्जर को, समझ आ गया, जर्मनी का कोई भी सैनिक उसको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता था, ठीक है कि नहीं, जैसे इंडियन नहीं होता वैसे फ्रिट्ज। और इसी प्रकार से जो इंग्लिश सोल्जर होते थे, अंग्रेज सैनिक होते थे, उनको टॉमी के नाम से जाना जाता था। क्या होता समझ में आ गया, तो एक कॉमन नेम्स है। तो फ्रिट्ज किसी पर्सन का नाम नहीं है, फ्रिट्ज मतलब एनी जर्मन सोल्जर, टॉमी मतलब एनी इंग्लैंड या इंग्लिश सोल्जर, क्लियर। सो क्या कह रहा है वो कि मैं बताना तो तुम्हें ये चाहता था कि ये हमने शुरू किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है, और मुझे शर्म आ रही है कि ये तो किसने शुरू कर दिया, जर्मन्स ने शुरू कर दिया। तो देखो फ्रिट्ज क्या है, हियर ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, कॉमन नेम है जर्मन नेम, तो ये जर्मन सोल्जर का नाम है। टॉमी इसी प्रकार से इंग्लिश सोल्जर का नेम होता है, क्लियर। ओके, तो क्या शुरू कर दिया देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच। अच्छा, सफेद कलर, जब भी कभी दो सेनाएं वॉर पे होती हैं तो सफेद झंडा जो होता है शांति का प्रतीक होता है। अगर कोई सफेद झंडा लहरा देता है तो इसका मतलब सामने से गोली नहीं चलाई जाती, सरेंडर कर रहा होता है, शांति पीस के लिए होता है, पीस का सिंबल है व्हाइट कलर, ठीक है। सो क्या हुआ देखो, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, ट्रेंचेस में खड़े थे अपनी पोजीशन लेके। फर्स्ट, तो क्रिसमस की मॉर्निंग क्या हुआ, फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग, तो ये जो कौन है, कौन, जिम, जिम की तरफ से क्या हुआ बताओ, उनके जो सोल्जर जब ट्रेंच में खड़े थे अपनी पोजीशन लेके, तो किसी एक सोल्जर ने देखा एक सफेद कलर का फ्लैग देखा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने की जो ट्रेंचेस थी जहां जर्मन्स थे उनके सामने से एक सफेद झंडा किसी ने लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। अच्छा, नो मैन लैंड क्या होता है, जो बीच का इलाका होता है, समझ में आ गया। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो उनके बीच का जो इलाका होता है, जो ना तो उस सेना का है ना इस सेना का है, समझ में आ गया, ये कहलाता है नो मैन्स लैंड, वहां कोई नहीं होता, ठीक है कि नहीं, गोलियां चलती हैं। तो नो मैन्स लैंड के अक्रॉस से दूसरी तरफ से क्या चिल्ला रहे थे वो, क्या चीख रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और टॉमी मतलब अंग्रेज सैनिकों को बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस। देखो कितनी मजेदार बात है, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी क्रिसमस वो विश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खुशी का मौका था, हैप्पी क्रिसमस चिल्ला रहे थे वो जर्मन्स। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और इनको अचानक से आश्चर्य हो गया बिल्कुल कि सामने के जो क्या है जर्मन सैनिक जो इतने खूंखार है वो कैसे हमको विश कर रहे हैं क्रिसमस, ठीक है। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो ये मतलब सोच रहे थे, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए जब इनको समझ में आया कि हाँ सच में वो हमको विश कर रहे हैं। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो फिर जो इंग्लिशमैन थे ना, टॉमी जिनको कहा जाता है सोल्जर्स को, उन तो हम में से भी क्या है कुछ ने वापस चिल्ला के शाउट बैक किया, सेम टू यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तुमको भी सेम टू यू, मतलब जर्मन्स को भी इन्होंने वैसे विश किया कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, क्लियर है, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। अच्छा, दैट वुड बी दैट का मतलब क्या है, तो जब एक बार विश कर दिया तो क्या है, जो जिम था उसने क्या सोचा कि बस इतना हो गया भाई, क्रिसमस से तो उन्होंने विश कर दिया, बस इसका वही वापस दुश्मनी निभाएंगे, लड़ेंगे, ठीक है, ये सोचा उसने कि आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि बस विश कर दिया इतना काफी है। वी ऑल डिड, और हम सब यही सोच रहे थे कि बस उन्होंने विश कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है अभी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं कि जो उनकी ड्रेस कोड था सैनिकों का वो भी अलग अलग था, ठीक है। जो जर्मन सैनिक थे वो ग्रे कलर के कोट, पूरा फुल पैरों के लेंथ तक, समझ में आ गया, टकनों तक उनका कोट होता था, ग्रेट कोट कहा जाता था, ठीक है। तो ग्रे कलर के कोट में होते थे जर्मन सैनिक, एंड जो
इंग्लिश सोल्जर्स होते थे वो खाकी कलर के कोट में हुआ करते थे। खाकी मतलब समझा कि जो हमारी पुलिस के वर्दी का कलर होता है, ठीक है? सो बट देन सडनली क्या हुआ, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। अचानक से एक वहां सोल्जर खड़ा हो गया अपने ग्रे कोट में एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और हाथ में क्या लहराने लगा, वो एक सफेद कलर का झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लैड्स। तभी जिम ने अपने लड़कों को आदेश दिया कि कोई शूट नहीं करेगा। समवन शाउटेड, समझ में आ गया? तो वहां से किसी ने बोला, किसी को चिल्लाया कि कोई शूट मत करो, सफेद झंडा है उसके पास। एंड नो वन डिड, तो किसी ने क्या, कोई गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट, और तभी पैरापेट मतलब जो सामने अंतरिक्ष के सामने जो फिगर दिखता है, पैरापेट होता है उसका जो काला काला सा फिगर सा दिखता है अंतरिक्ष के बैकग्राउंड में। एक और फिगर नजर आया उनको, एक और फ्रिट्ज खड़ा हो गया एंड अनदर, फिर धीरे धीरे एक एक करके खड़े हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है? कीप योर हेड्स डाउन। तभी क्या है, जिम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उनका लीडर था ये, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। क्या मालूम वो धोखा दे रहे हो, चाल हो उनकी और गोली चला दे हमको बाहर निकाल के। तो अपने सैनिकों को सलाह दी कि अपने सर नीचे ही रखो ट्रेंच के अंदर। आई टोल्ड द मैन, समझ में आ गया? अपने उसने आदमियों को बोला अपना सर नीचे ही रखो ट्रेंच के अंदर, इट इज ए ट्रिक, ये हो सकता है उनकी चाल हो। बट इट वॉजंट, लेकिन उनकी कोई भी चाल नहीं थी, उनकी कोई चाल नहीं थी। कैसे पता चाल नहीं थी, तो देख लेते हैं अभी आगे। ओके, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन जो सैनिक था उसने अपने हाथ में एक बॉटल पकड़ी हुई थी और अपने सर के ऊपर ऐसे हिला रहा था, वेव कर रहा था, हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे, और चीख चीख के बोल रहा था क्रिसमस डे है टॉमी। टॉमी मतलब इंग्लिश सोल्जर्स को, सभी के लिए टॉमी बोल रहा था, क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स। अच्छा, स्नैप क्या है, पढ़ेंगे कैसे इसको? आधा श और नैप्स, स्नैप्स। ये स्नैप्स जो होती है ये एक जर्मन ड्रिंक है, ठीक है, जो कि अनाज से बनाई जाती है, जौ या ग्रेन से। देखो स्नैप्स कैसे पढ़ना है, स्नैप्स, जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से बनाई जाती है, क्लियर है? तो उनके हाथों में क्या था, ये जर्मन ड्रिंक थी। वी हैव सॉसेज, और उसके साथ एंजॉय करने के लिए सॉसेज कोई ईटेबल मटेरियल होगा, खाने योग्य मटेरियल होगा, सॉसेज, ठीक है? वी मीट यू, यस। तो उनसे पूछ रहे थे कि हम तुमसे मिलने चाह रहे हैं, हाँ आ जाए मिलने के लिए। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और इस समय तक जब उन्होंने पूछा, दर्जनों की संख्या में वो खड़े थे सामने और हमारी ओर आने लगे। अक्रॉस द नो मैंस लैंड, बीच का जो क्षेत्र था दोनों सेनाओं के बीच में, उस तरह वो बढ़ने लगे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और किसी के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं थी। तो इसका मतलब धोखा तो नहीं दे रहे थे वो, समझ में आ गया? कोई बंदूक नहीं थी उनके हाथ में। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट। अच्छा, ये क्या है, सैनिक है, इंग्लिश सैनिक नाम है उसका। तो लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट। तो इनकी तरफ से ये भी खड़ा हो गया, ये भी खड़ा हो गया। उसने देखा कि भाई जर्मन के हाथ में कोई राइफल नहीं है, तो लड़ने तो नहीं आ रहे हैं, तो ये भी खड़ा हो गया। कम ऑन बॉयज, बोलते कि खड़े हो जाओ तुम भी। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, वो हमको बुला रहे हैं। समझ में, हाथ में क्या ड्रिंक है उनके, तो हमको शायद एंजॉय करने के लिए बुला रहे हैं, तो तुम क्यों पड़े हो नीचे यहाँ पे, खड़े हो जाओ तुम लोग भी। तो उसने उनको खड़े होने के लिए बोल के, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद कोई नहीं रुका। वो इंग्लिश सैनिक जो है टॉमीज, वो भी सारे धीरे धीरे खड़े होने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, और जिम क्या कह रहा है, मैं उनका क्या था, ऑफिसर इंचार्ज था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, बोलता मुझे उनको उसी समय वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, लेकिन उसने क्या सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट आई नेवर इवन अकर्ड, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको कभी लगा ही नहीं कि उसको अपने सैनिकों को रोकना चाहिए खड़े होने से, बाहर जाने से, तो उसको लगा ही नहीं। सच्चाई उसको भी है, उसको भी लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। और अब उसको क्या दिखाई दे रहा था, ऑल अलोंग देयर लाइन, क्या दिखाई दे रहा था कि हमारे सैनिक, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स, मतलब उनके सैनिक एंड हमारे सैनिक। आई कुड सी men walking slowly towards one another, तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे। ग्रेट कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रेट कोट्स मतलब जर्मन्स एंड खाकी कोट्स मतलब इंग्लिशमैन, टॉमीज, मीटिंग इन द मिडिल, और बीच में नो मैंस लैंड में बीच में जाके मिल रहे थे एक दूसरे से। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनका हिस्सा था, मैं भी एक था उनमें से जो जर्मन से मिलने गया, ठीक है ना? आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा बन गया, ऑफिसर वो भी उनका हिस्सा बन गया। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और देखो युद्ध क्षेत्र में जहाँ पे लड़ाई हो रही है, बीचों बीच लड़ाई के मैदान में ये क्या है, शांति की तरह, शांति दूत बन के एक दूसरे से ये मिल रहे थे। समझ आ गया कि नहीं क्या? चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो अपनी वाइफ से कह रहा हो पत्र में कि तुम
कल्पना भी नहीं कर पाओगी माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, कि मेरे मन में क्या फीलिंग्स, क्या विचार आ रहे थे जब मैंने जो जर्मन ऑफिसर था ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और जो मेरी तरफ आया अपने हाथ को आगे फैला करके, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या कहा उसने? हैंस वॉल्फ। क्या नाम है मेरा? हैंस वॉल्फ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ बहुत ही गर्मजोशी से पकड़ा और उसको पकड़े रखा उसने, ठीक है। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और उसने बताया खुद का एड्रेस बताया, जगह कि कौन सी जगह को बिलोंग करता हूँ जर्मनी में। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और उसने फिर आगे क्या बताया? आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और क्या बोला उसने कि मैं ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? म्यूजिशियंस होते हैं या म्यूजिक ग्रुप होता है जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं। तो बोलता है ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में मैं क्या बजाता हूँ? सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो के जैसा, देखेंगे सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, सॉरी पियानो नहीं, वायलिन के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बोलते हैं मैं सेलो बजाता हूँ, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में। और फिर उसने क्या बोला? जिम को क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस। तो नाम याद रखेंगे इस ऑफिसर का, हैंस वॉल्फ, और वो क्या था? जिम मैकफर्सन। क्लियर है? तो उसने उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो जो इंग्लिशमैन है उसने भी कहा, जिम ने, कैप्टन जिम मैकफर्सन, कि मैं कौन हूं? कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्या है? बहुत ही क्रिसमस की बधाई हो, शुभ क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और उसने अभी बदले में खुद का अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या हूं? एक स्कूल टीचर हूं, स्कूल टीचर हूं फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से हूं जो कि वेस्ट में है, इंग्लैंड के। क्लियर है? अब देखो मजेदार बात, एक जना जर्मन वाला, वो क्या है? ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, सेलो, और ये क्या? स्कूल टीचर है। तो मतलब वॉर एक ऐसी चीज है जहां पे अच्छे वाले जो आम नागरिक हैं वो भी हिस्सा लेते हैं कई बार, समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर सैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? अपने देश के लिए लड़ाई करने के लिए आ गए, ठीक है। तो इनका प्रोफेशन अलग था, लेकिन फिर भी क्या है? सेना में भर्ती हो गए आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। चलिए, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, तो जर्मन ने जब नाम सुना कि डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं तो जानता हूं इस जगह को। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूं इस जगह को। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, तो क्या कह रहा है जिम? वी शेयर्ड, हमने क्या है? बांटा, मिल बांट के हमने खाया। क्या खाया? माई रम, रम क्या होता है? जानते हो सभी लोग, अल्कोहल, ठीक है ना, रम जो कि फौजियों को मिलती है। तो रम और राशन जो भी उनके पास था खाने योग्य, उसको शेयर किया दोनों ने। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके पास जो सॉसेज था और जो ड्रिंक थी, ड्रिंक का नाम बताया था ना, तो वो क्या है? शेयर किया, ठीक है कि नहीं क्या? एंड वी टॉक, और फिर क्या है? बातें करने लगे हम, ठीक है। कोनी, हाउ वी टॉक, और क्या बातें की, मैं बताता हूँ अभी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जर्मन था, जर्मन होने के बावजूद भी लगभग वो बिल्कुल सटीक इंग्लिश में बात कर रहा था बिना गलती के। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कह तो रहा है वो डॉर्सेट को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन देखने में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डॉर्सेट पे उसने कदम भी नहीं रखा है, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही मेरे को लगता है कि वो कभी इंग्लैंड गया होगा, ठीक है। लेकिन जानता अच्छे से, तो कैसे जानता है? ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से ही उसने इंग्लैंड के बारे में जाना, किताबों के माध्यम से, समझ में आ गया? और गया नहीं है कभी इंग्लैंड। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में किताबें पढ़ के ही उसने इंग्लैंड के बारे में जानकारी हासिल की है, जो भी जानकारी उसके पास थी, ठीक है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो प्रिय लेखक था, फेवरेट लेखक था, कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो फेवरेट किताब थी, मनपसंद किताब थी, कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, क्लियर, ये किताब का नाम है। सो आउट देयर इन द नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो बोल रहा है कि वो जो नो मैंस लैंड था, दोनों सेनाओं के बीच का इलाका जहां कोई नहीं होना चाहिए, वी टॉक्ड ऑफ, तो हम क्या बातें करने लगे? बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय, डॉर्सेट, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वो बातें करने लगे, कुछ जर्मनी से रिलेटेड, कुछ इंग्लैंड से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अब क्या आगे? He had a wife and one son, तो जो जर्मन था ना फ्रिट्ज, उसके बारे में कह रहा है कि उसकी क्या थी? एक वाइफ थी और एक बेटा था।
born just 6 months ago, और उसका बेटा 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था, यंग ही था अभी, बहुत छोटा. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और मैंने जब मेरे चारों ओर देखा आसपास, there were huddles, huddles मतलब समूह के समूह, झुंड के झुंड थे, किसके? खाकी के और ग्रे के. तो खाकी मतलब इंग्लिशमैन, टॉमीज, ग्रे मतलब फ्रिट्स, जर्मन, चारों तरफ. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे जो बीच का क्षेत्र था वहां बिखरे पड़े थे नो मैंस लैंड में, जगह जगह झुंड पे. स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. क्या? स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट्स वगैरह पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे. लॉफिंग, हंस रहे थे जोर से, ठाके लगा के बात कर रहे थे एक दूसरे से. ड्रिंकिंग, अल्कोहल पी रहे थे. ईटिंग, खा रहे थे. ठीक है, इंजॉयमेंट था फुल, एक तरह से पार्टी जैसी थी क्रिसमस की. हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. अच्छा, कोनी उसकी जो वाइफ थी ना, उसने उसके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा केक बना के भेजा था, क्रिसमस का केक. और उसमें से थोड़ा उसने खा लिया था, जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया था उसको उसने उस फ्रिट्स ऑफिसर के साथ, हांस वॉल्फ के साथ शेयर किया. ठीक है, बोले कि कोनी, मैंने जो भी केक तुम्हारा बच गया था थोड़ा बहुत भी, वो उसके साथ क्या किया? शेयर किया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. तो अब उस जर्मन ऑफिसर ने क्या बताया? जो मार्जिपान है, अब ये मार्जिपान क्या होता है? केक जो होता है, केक उसके ऊपर एक पतली सी शुगर की कोटिंग की जाती है, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए. ठीक है, किसकी बनती है ये? शुगर की, एग की और आलमंड, आलमंड होता है बादाम, इनकी पेस्ट की कोटिंग बनती है, स्वीट. तो केक का ये जायका बढ़ा देती है. तो उसने क्या बताया जर्मन ने? ही थॉट, क्या सोचा उसने? द मार्जिपान, ये जो ऊपर की लेयर थी ना केक की, was the best he had ever tasted. ये सबसे बेहतरीन थी टेस्ट में जो आज तक उसने कभी भी टेस्ट की हो. I agreed, और मैं सहमत हो गया उस बात से. We agreed about everything, बोलता हम सभी चीजों पे सहमत हो गए, जैसी उसकी सोच थी वैसी मेरी थी. And he was my enemy, और देखो वो मेरा दुश्मन था, फिर भी हम हर चीज पे सहमत हो रहे थे. There never was a Christmas party like it, कोनी. और बोल रहे अपनी वाइफ को, कोनी को, कि आज से पहले जैसी ये क्रिसमस पार्टी थी वैसी कभी नहीं हुई. समझ में आ गया कि दो अलग अलग देशों के दुश्मन सैनिक आपस में मिल रहे हैं नो मैंस लैंड में. ठीक है. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और तभी पता नहीं कौन कहीं से आया, और उन्हीं पर्सन में से कोई एक होगा, फुटबॉल ले आया, पता नहीं कहां से ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, और वो जो बड़े बड़े उनके जो ओवरकोट थे लवादे थे ग्रे कलर के, उन्होंने उनका ढेर लगा के एक गोल पोस्ट बना ली. दोनों तरफ उनके कोट बड़े बड़े हुआ करते थे, तो एक तरफ कोट का ढेर लगा के ऐसे यू शेप में ढेर लगा के एक पोस्ट बना लिया, और दूसरी तरफ लगा के ऐसे यू शेप में गोल पोस्ट बना लिए, और फुटबॉल खेलने का उन्होंने प्लान बना दिया. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड. तो अगली चीज जो मुझे पता थी क्या थी, कि टॉमी मतलब इंग्लिशमैन, इंग्लिश सोल्जर्स अगेंस्ट फ्रिट्ज, फ्रिट्ज के सामने थे, और नो मैंस लैंड में एक दूसरे को कॉम्पीट करने वाले थे, लेकिन वो युद्ध में नहीं, किसमें? गेम में, फुटबॉल में कॉम्पीट करने वाले थे. तो गेम होने वाला था. चलिए कहां गए हम? ओके. हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. तो हैंस वॉल्फ जो है जर्मन ऑफिसर, और मैं मतलब जिम, ठीक है, लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, उन्होंने देखा, चीयर क्लैप करके सभी का उत्साह बढ़ाया. ठीक है. क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट, कभी पैर पटकते कभी हाथों से तालियां बजाते, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. ठीक है, तो बार बार अपने पैरों को पटकना और हाथ से क्लैप करने से क्या ठंड दूर हो रही थी, तो उसमें गर्माहट आ रही थी, तो अपने आप में गर्मी बनाने के लिए क्या वो पैर पटक रहे थे और हाथों से क्लैप भी कर रहे थे. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और एक मोमेंट ऐसे भी है जब हम आमने सामने बैठे थे, तो क्या हुआ कि हम लोग की जो सांस है, जब भी देखो बहुत ठंड होती है ना, तो जब हम सांस बाहर निकाल लेते हैं तो वो धुआं सा कोहरे के रूप में दिखता है हमको. तो ऐसा भी मोमेंट आया जब सामने से उसने सांस बाहर निकाली, इधर से जिम ने सांस बाहर निकाली, दोनों की सांस टकराई बीच में. ठीक है कि नहीं? क्या ऐसा भी एक, और आपस में घुल मिल गई, ऐसा भी एक वक्त आया, मोमेंट आया. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. उसने भी क्या है, जर्मन ऑफिसर ने भी देखा उसको, हैंस वॉल्फ ने, और उसने वो भी क्या मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन वो भी मुस्कुराया. ही सेड आफ्टर व्हाइल, कुछ देर बाद वो क्या बोला उसको एड्रेस करते हुए कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड हैव रिजॉल्व दिस वॉर. उसने क्या सोचा कि मेरे को लगता है कि हमको ये जो युद्ध है ना, जो हम बंदूकों से लड़ रहे हैं, उसके बजाय हमको इसको खेल के माध्यम से ही निपटा लेना चाहिए था, इसका निपटारा कर लेना चाहिए था, रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, हल कर लेना चाहिए था. तो खेल से हल करते तो ज्यादा अच्छा रहता, कोई मरता नहीं. ठीक है ना? फुटबॉल मैच होता तो बेहतर है. ठीक है, अगर जर्मन जीत जाते
तो वो वॉर जीत लिए वो माने जाते हैं, इंग्लिशमैन जीत जाते तो वो मान लिए जाते। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कम से कम फुटबॉल मैच में कोई मरता तो नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे तो अनाथ नहीं होते, ऑर्फन होते अनाथ हो जाना। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई जो वाइव्स हैं, किसी की जो बीवियां हैं, वो विधवा तो नहीं हो जाती, ठीक है कि नहीं क्या। तो फुटबॉल मैच से कोई नुकसान नहीं होता, जबकि जो क्या होता है वॉर होता है उससे बहुत नुकसान होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो इंग्लिशमैन है कौन, जिम मैकफर्सन, ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे, मैं क्या प्रेफर करता है, क्रिकेट। तो जर्मन फुटबॉल खेलने में अच्छे होंगे, ये क्रिकेट खेलने में अच्छे होंगे। आई टोल्ड, क्रिकेट वैसे इंग्लिशमैन का नेशनल गेम भी है, ठीक है। आई टोल्ड हिम, तो मैंने क्या बताया उसको कि लेकिन मुझे तो क्रिकेट पसंद था, ठीक है ना। देन द टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब उसने क्या बोला कि मुझे तो क्रिकेट पसंद है, अगर क्रिकेट खेलते हैं ना तो टॉमीज जो है, मतलब इंग्लिशमैन जो है, वो बिल्कुल पक्का पक्का उनको विश्वास होता कि वो जीतते ही जीते, जीतने की संभावना ज्यादा होती, क्योंकि उनका मनपसंद गेम है। वी लव्ड एट दैट, हम दोनों ही हंसे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं का। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों गेम देखने लगे। तो ये ऑफिसर्स थे, ये खुद खेल नहीं रहे थे, खेल कौन रहे थे, इनके सैनिक, और ये तो देख रहे थे। समझ आ गया कि नहीं क्या। सैड टू से, और क्या कह रहा है जिम मैकफर्सन कि दुख की बात है बड़ी, क्या दुख हुआ उसे, देखिए ये मैच खेल रहे हैं सोल्जर्स, क्या दुख हुआ जिम मैकफर्सन को, कोनी फ्रिट्ज वन। तो जिम मैकफर्सन क्या बता रहा है कि बड़े दुख की बात है कि जो जर्मन्स थे ना वो जीत गए। समझ में आ गया। और कैसे जीते ये, 2-1, मतलब समझ में आ गया। तो जर्मन्स थे, उन्होंने कितने गोल किए, 2 गोल कर दिए, और इंग्लिशमैन 1 ही गोल कर पाए। बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, लेकिन उसके बाद क्या, हैंस वोल्फ जो जर्मन ऑफिसर था, उससे बड़ी उदारता से, जेनरसली मतलब होता है उदारता से, बड़ा दिल दिखाते हुए क्या बोला, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि जो इंग्लिशमैन थे उनका जो गोल बनाया था वो ज्यादा चौड़ा था, तो जर्मन्स को गोल करने में आसान हो रहा था, और जो जर्मन लोगों की तरफ जो गोल बनाया था वो थोड़ा पतला था, तो इंग्लिशमैन ज्यादा गोल नहीं कर पाए। तो एक तरह से उसने बोला कि आप लोग भी बहुत अच्छा खेले हो, वो तो हम इसलिए जीत गए क्योंकि आप लोगों की तरफ जो गोल है वो ज्यादा चौड़ा है, इसलिए हम 2 कर पाए, और हमने अपनी तरफ गोल पतला रखा तो आप लोग 1 ही कर पाए, लेकिन खेले आप भी बहुत अच्छा। तो उसने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा, ठीक है ना। तो बट एज हैंसवॉल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर, कि जो इंग्लिशमैन का गोल था वो चौड़ा था देन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो इसलिए जो रिजल्ट आया ना 2-1 का, ये उचित नहीं है, आप भी अच्छा खेले हो। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, जल्दी वो वक्त भी आ गया। कौन सा वक्त आ गया, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जल्दी क्या गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सब खत्म हो गए थे। स्नैप्स जो उनकी जर्मन ड्रिंक थी वो खत्म हो गई, रम खत्म हो गई, इनकी सॉसेज खत्म हो गया, सब रन आउट मतलब फिनिश हो जाना। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम सभी जान चुके थे, गेम भी खेल लिया उन्होंने, तो हम सब जान चुके थे कि जो पार्टी टाइम था वो समाप्त हो गया है। अब वो पहले वाली सिचुएशन में आ गए वापस। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और फिर क्या है, मैंने क्या है, हैंस जो जर्मन ऑफिसर था उसको विश किया वेल, ठीक है, उसको विश किया अच्छे से, एंड टोल्ड हिम, उससे क्या कहा, आई होप कि मुझे आशा है कि वह दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगा, क्योंकि भाई सोल्जर्स हैं, क्या मालूम कि मृत्यु हो जाए, ठीक है, डेथ हो सकती है, गोली लग जाए। तो उसने कामना की कि वो अपने फैमिली से मिल पाए, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो उसने कामना की, इच्छा की कि जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाए और सब लोग अपने अपने घर जा पाए। क्लियर है। तो सोल्जर्स जो होते हैं वो जल्दी से घर नहीं जा पाते, वॉर के समय में, इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा उनको क्या है, फ्रंट पे रहना पड़ता है युद्ध करते हुए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। और फिर क्या कह रहा है ये जिम, कि मैंने सोचा हर सोल्जर यही चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, और दोनों तरफ, हैंस वॉल्फ सेड, ठीक है। तो हैंस वॉल्फ ने क्या बोला कि हर सोल्जर यही चाहता है, दोनों ओर के सोल्जर जो है यही चाहते हैं कि जल्दी से हर कोई अपने फैमिली से मिले, घर जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, तुम भी ध्यान रखो अपना जिम मैकफर्सन। आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मतलब मैं, जर्मन अफसर कह रहा है, ना तो मैं कभी ये क्षण को भूलूंगा और ना कभी तुम भूल पाओगे कैसे हम एक युद्ध के मैदान पे दुश्मन जो सेनाएं हैं वो आकर के मिले एक दूसरे से और इन्होंने एंजॉय किया क्रिसमस। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। और क्या उसने मुझे सैल्यूट किया जर्मन अफसर ने और मेरे से दूर धीरे धीरे जाने लगा, अनविलिंगली। अनविलिंग होती है
बिना इच्छा के, न चाहते हुए भी उसको दूर जाना पड़ा। आई फेल्ट, ऐसा उसको लगा, जिम को लगा कि वो जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा धीरे धीरे। तो ऐसा कैसे लगा उसको कि वो जाना नहीं चाह रहा है? क्योंकि एक बार वो जाते वक्त उसने अपना मुड़ के अपना हाथ भी दिखाया, धीरे धीरे मूव कर रहा था, ठीक है कि नहीं? क्या ही टर्न टू वेव, समझा? जस्ट वंस, एक बार वो मुड़ा, अपना हाथ उसने हिलाया, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और फिर वो उन सैकड़ों ग्रे कोटेड लोगों में, व्यक्तियों में शामिल हो गया, जो तेजी से अपने ट्रेंचेस, अपने जो गड्ढे थे जिनमें वो अपनी पोजीशन लेके खड़े थे, उनकी ओर जाने लगे, उनमें वो घुल मिल गया। क्लियर है? That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol. Carol क्या होता है? ग्रुप सॉन्ग होता है जो कि क्रिसमस पे गाया जाता है, ठीक है कि नहीं? क्या क्रिसमस कैरोल। तो उस रात को हमने उनके जो डगआउट है, जहाँ पे वो सोते हैं रात को, वहां से आवाजें सुनी। क्या सुनी? क्रिसमस कैरोल्स का। ग्रुप में वो गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर तरीके से वो, बहुत कोरस तरीके से वो मेलोडी में गा रहे थे, ठीक है? इट वॉज स्टिली नैच। स्टिली नैच मतलब होता है, ये क्या है? जर्मन शब्द है साइलेंट नाइट, एक शांत रात थी और उसमें उनकी आवाज बहुत अच्छी गूंज रही थी। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस, और हमारे लड़कों ने, इंग्लिशमैन ने भी क्या है, उनको एक राउजिंग कोरस जोर से गा करके जवाब दिया, समझेगा? कैरोल का जवाब कोरस से दिया। और इन्होंने कौन सा गाना गाया? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, इन्होंने ये गाना गाया, ठीक है कि नहीं? क्या तो वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ व्हाइल, कुछ समय तक तो हम ये गाना चालू रहा, वो गाते उधर से, फिर ये गाते इधर से जवाब में, ठीक है? एंड देन वी फेल साइलेंट, वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, ठीक है? तो ये था क्रिसमस पे उन्होंने क्या एंजॉय किया, कैसा उनका दिन रहा, ठीक है? वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, तो बोल रहे हमने एक अच्छा वक्त बिताया, अच्छा समय मिला उनको, शांति का समय और गुडविल। एक गुडविल मतलब होता है अच्छे हैपनिंग के लिए, अच्छी इच्छा, अच्छे के लिए कामना करना, उसका समय। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा मोमेंट था जो कह रहा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा हमेशा इसको अपने मन में संजोए रहूंगा, कभी इस घटना को भूलूंगा नहीं। ये कह रहा है जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लिखे पत्र में, वाइफ का नाम है कोनी। क्लियर है? ओके, फिर क्या लिख रहे हैं? डियरेस्ट कोनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। बोलते हैं कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा तब तक तो ये वार बहुत ही दूर के ख्वाब होंगे और बहुत ही टेरिबल, एक दुखद याद होगी ये, कोई भी इसको याद करना नहीं चाहेगा, दुखद अंत होगा इस वॉर का, अगले साल क्रिसमस आएगा तब तक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, अब दुखद क्यों बोल रहा है? क्योंकि हो सकता है कई लोग उसमें जीवित ना बचे, ठीक है ना? खुद का भी उसको भरोसा नहीं है। आई नो फ्रॉम दैट ऑल हैपेंड टुडे, और बोलता है कि मैं जानता हूं आज जो कुछ भी घटित हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आज की घटना के बाद मुझे यह तो समझ में आ गया है कि दोनों तरफ की सेनाएं कितना चाहती हैं कि शांति बहाल हो जाए दोनों तरफ, समझा गया? वॉर तुरंत खत्म करना चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और मैं कामना करता हूं जल्दी ही हम वापस साथ होंगे, जल्दी ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और ये मैं पूरा भरोसे के साथ ऐसा कह सकता हूं कि मैं वॉर से लौट के जल्दी आऊंगा। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो ये यहाँ पत्र समाप्त होता है, और कौन श्रीमान जी पढ़ रहे हैं इसको? ऑथर, जिसने ड्रॉर में से पत्र निकाला। समझ में आ गया? उसका नाम अभी उनको पता नहीं है, बाद में देखेंगे चैप्टर किसने लिखा। चलिए अब हम देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन, क्या हमने कुछ समझा? Who had written the letter to whom and when? चलिए सिंपल समझ में आ गया। लेटर किसने लिखा? जिम मैकफर्सन ने। कौन है ये पर्सन? ये कैप्टन है इंग्लिश आर्मी में, ठीक है? टू हुम किसको लिखा? अपनी वाइफ को। वाइफ का नाम क्या है? कोनी मैकफर्सन। एंड व्हेन कब लिखा? जब वो वॉर पे था, 26 ऑफ दिसंबर, क्रिसमस ईव, क्रिसमस के अगले दिन लिखा उसने। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 1900 एंड कब? 14 को। क्लियर है? और 1950 में 25 जनवरी को उसको मिला। क्लियर? Why was the letter written? क्यों लिखा गया था पत्र? पत्र इसलिए लिखा गया था क्योंकि क्रिसमस वाले दिन बहुत ही एक अच्छी सुखद घटना का उसने अनुभव किया था कि दो दुश्मन आपस में आके मिल रहे हैं बीच नो मैंस लैंड पे, तो वो इस चीज को शेयर करना चाहता था। कोई अच्छी चीज हम कभी भी क्या शेयर करते हैं अपने डियर वन से। तो व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, कि दो अलग अलग जो दुश्मन सेनाएं थी उनका नो मैंस लैंड पे बीच में आके मिलना और क्रिसमस एंजॉय करना, फूड के साथ, ड्रिंक्स के साथ में, स्मोकिंग, ईटिंग, ये सब चीज एंजॉय करना, उसके बाद फुटबॉल मैच खेलना, फ्रेंडली मैच, ये सब एंजॉयमेंट उसने शेयर किया अपनी वाइफ के साथ, इसलिए उसने पत्र लिखा। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब वो सैनिक नहीं थे तो हैंस वॉल्फ क्या था? एक ऑर्केस्ट्रा टीम में
क्या बजाता था वो? सेलो, जो कि एक बड़ा वायलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। और जिम मैफरसन ये स्कूल में टीचर हुआ करता था, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या ये कभी डॉर्सेट गया था? तो गया तो नहीं था कभी डॉर्सेट, ऐसा उसको लगा, जिम को लगा। तो व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो क्यों कहा उसने कि डॉर्सेट को अच्छे से जानता है? तो बताया ना लेसन में कि उसने इंग्लिश में किताबें बहुत सारी पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम पे, तो किताबों से ही उसको इंग्लैंड के बारे में जो भी जानकारी थी, वहाँ के लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, वो सब उसने किताबों से ली थी, सीखी थी, और इसलिए अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा था वो, ठीक है कि नहीं? तो वैसे वास्तव में गया नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या तुमको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? हमको लगता है कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखो, जो ड्रॉअर में चिट्ठी निकली थी ना, उस चिट्ठी के ऊपर एक सेलो टेप से एक लेबलिंग की हुई थी पेपर पे, चिट पे। क्या लिखा था कि टू बी बरीड अलोंगसाइड व्हेन द टाइम कम्स, कि जब समय आए उचित तो मेरे साथ इसको दबा दिया जाए। और उस पे लिखा था लास्ट लेटर ऑफ जिम। लास्ट लेटर मतलब 26 दिसंबर 2014 के बाद में उसने कोई पत्र ही नहीं लिखा, वो आखिरी लेटर है। मतलब उसके बाद वो शायद वो वॉर में शहीद हो गया, मारा गया हो, तो वो शायद वॉर से कभी वापस नहीं आया। तो इससे हमको जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो ये था कॉम्प्रीहेंशन चेक। तो चेक को अच्छे से समझने से हमको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, अपने खुद की लैंग्वेज में लिखना है, इसको कहीं से कॉपी नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर। आई फोल्डेड, अभी क्या है, जो ऑथर है वो क्या है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, उसने वापस पत्र को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, वापस उसने लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात इसको नींद नहीं आई, जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह होते ही कह रहा है कि मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना था, ठान लिया उसने क्या करना था। क्या करना चाहेगा? शायद वो पत्र को उसके सही जगह तक पहुंचाना चाहेगा, एड्रेस तो लिखा हुआ था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट नामक जगह पे ड्राइव करके चला गया अपनी गाड़ी से। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मील दूरी पर था ब्रिडपोर्ट, जहां वो रहता था ऑथर। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, और एक लड़का अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, कुत्ते को घुमा रहा था, ठीक है। वेयर कॉपर बीचेस वॉज, तो मैंने उस लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस ये कहां पर है, ठीक है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, और फिर जब उस कॉपर बीचेस वाली जगह पे गया तो मकान नंबर क्या था, वो 12 था। टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, और ऐसा था जैसे कि एक, जैसे तोप का गोला फटने के बाद कैसा हो जाता, बिल्कुल वैसा था, बिल्कुल खंडर हो गया था। द रूफ गैपिंग, छत में छेद निकल आए थे, पूरा तहस नहस हो गया था, खंडर जैसा हो गया था वो घर। द विंडोज बोर्डेड अप, और विंडो जो थी, खिड़कियां चटक गई थी जगह जगह से। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, वो घर तो बिल्कुल टूटा फूटा बंजर हो गया था, वीरान हो गया था, ठीक। तो उस घर के बगल में एक और घर था, नेक्स्ट डोर मतलब, ठीक है। तो वहां उसने नॉक किया, ऑथर ने नॉक किया, खटखटाया, एंड आस्क्ड, और पूछा जो भी बाहर आए, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, कि कोई मिसेस मैकफर्सन है क्या, उनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी है। वेयर अबाउट्स मतलब कि वो कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं आजकल। ए मिसेस मैकफर्सन, कि कोई मिसेस मैकफर्सन, मतलब वो भी नहीं जानता। Oh yes, said the old man in his slippers. तो एक चप्पल पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, उसने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ। He knew her well, वो अच्छे से मिसेस मैकफर्सन को जानता था। A lovely old lady, बहुत ही प्यारी थी, बूढ़ी औरत थी। He told me, उसने बताया मुझे। A bit muddle headed, और muddle headed मतलब होता है कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। muddle headed होता है कंफ्यूज थी, हमेशा वो रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन ठीक है, इतना बुजुर्ग होने के बाद में तो किसी को भी कंफ्यूजन होना आम बात है, ठीक है, दिमाग सटक सकता है। तो बोलते हैं ना कई बार बूढ़ा होने पर सठिया जाना, अजीब अजीब सी बातें करना, तो बोलता है कि अलाउड है उसको इतना एज होने का। कितना एज हो गई थी उसकी? 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की हो गई थी वो लेडी, ठीक है ना। इतना बूढ़े होने पे बोलता है कि थोड़ा बहुत क्या कंफ्यूज होना, दिमाग सटकना इतना वाजिब है, ठीक है, तो उसको अलाउड था। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, बोलता है कि इस घर में आग लग गई थी, पूरा स्कॉर्चिंग जल गया था। अच्छा अब समझ में आया वो टेबल कैसे जली, स्कॉर्चिंग का उस पर निशान कैसे था। तो कह रहा है घर में आग लग गई थी, आग लगने के बाद में शायद उसको भी थोड़ी सी जल उल गई होगी, उसको भी नुकसान हुआ, चोट लगी होगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी को भी वास्तव में पता ही नहीं था कि आग कैसे लगी, ठीक है कि नहीं, क्या कि आग कैसे लगी, और लेकिन वो घर में ही थी जब आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन
अंदाजा यही है कि शायद ये मोमबत्तियों से आग लगी। अब मोमबत्तियों से क्यों लगी देखते हैं। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। उस समय वो बिजली का यूज नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पे घर में रोशनी करने के लिए किसका यूज करती थी, मोमबत्तियों का यूज करती थी। ऐसा क्यों, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 1 का समय है, बहुत सारे घरों में बिजली नहीं हुआ करती होगी, एक लग्जरी होती होगी, लोग इसके लिए पैसे नहीं चुका पाते होंगे, तो उस समय वो अपने घर को रोशन करने के लिए शायद कैंडल्स का प्रयोग करती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट इन जस्ट इन टाइम। और जब आग लगी उसके घर में, तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, फायरमैन, उन्होंने जस्ट समय रहते बिल्कुल उसको सही समय पे उसको बाहर निकाल लिया, जिंदा बचा लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। और अब वो क्या है, नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम मतलब होता है क्लिनिक, हॉस्पिटल, ही टोल्ड मी। और हॉस्पिटल का उसने एड्रेस बता दिया। क्या बता दिया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। शहर के दूसरे तरफ जो डॉर्चेस्टर रोड है, वहां पे बर्लिंगटन हाउस नामक क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, वहां पे वो एडमिट है, वहां पे ठीक होने के लिए एडमिट है। ठीक है, तो ये बताया उस ओल्ड मैन ने, जो कि नेक्स्ट डोर, जो कि उनके पड़ोस में रहता था, जले बले घर के बगल में। चलिए अब इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन चेक, अभी तक जो पढ़ा समझ लेते हैं। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, क्यों गया ब्रिडपोर्ट, सीधी बात है, लेटर देने गया होगा उस ओल्ड लेडी का, उसका एड्रेस लिखा था उस पे। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन नाउ, अब कितने वर्ष की हो गई वो, 101 इयर्स ओल्ड अब, ठीक है ना। एंड वेयर वाज शी, अब कहां थी वो, उसके घर में आग लग गई थी, आग लगने के बाद में उसको बचा लिया गया और उसको किस में, क्लिनिक में भेज दिया गया। तो क्लिनिक का नाम अभी था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, यहाँ पे वो एडमिट थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, होता आसानी से मुझे वो मिल गया। देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द हाईवे, और बोलता है कि पूरा हॉल में, हॉलवे में, पूरे हॉल में क्या है, पेपर चेन्स, जो पेपर होता है डेकोरेटिव पेपर, उसकी चेन्स वगैरह लगाई गई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, बीच में कॉर्नर में एक रोशनी से जगमगाता हुआ एक क्रिसमस ट्री भी सजावट के लिए रखा गया था, विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। और क्या है, उसके ऊपर एक एंजल, एंजल होता है क्या, एंजल जो अच्छी आत्माएं होती है ना, या फरिश्ते जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कपड़ों में जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते को उसके ऊपर लगाया गया था क्रिसमस ट्री के टॉप पे। ठीक है, आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड come to I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present। तो वहां पे जो भी स्टाफ था क्लिनिक पे, नर्सिंग होम में, मैंने क्या बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूं और मैं उनसे मिलने आया हूं, उनको क्रिसमस का तोहफा देने आया हूं। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो मैं कह रहा है कि देख सकता था, वहां एक कॉमन डाइनिंग रूम था जहाँ पे लोग वहां खाना खाते थे हॉस्पिटल में, ठीक है, क्लिनिक में या फिर नर्सिंग होम में, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट। और क्रिसमस का टाइम था तो सब लोग वहां पे क्या है, पेपर से बनी हुई, कागज की बनी हुई हैट पहने हुए, तो सब गा रहे थे। क्लियर है, सब गाना गा रहे थे ग्रुप में। ओके, द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और वहां का जो रखरखाव करने वाला था उसके ऊपर सर पे भी क्या थी, एक हैट लगी हुई थी। ठीक है कि नहीं, क्या जो लुक आफ्टर करता था वहां पे। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके काफी क्या है, वो खुश हुई। जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो काफी क्या हुई, खुश हुई। मैट्रन, सॉरी मैट्रन क्या है, जिससे वो मिलने गया था वो, ठीक है, ओल्ड लेडी, वो काफी खुश हुई और उसके सर पे भी क्या हैट लगा हुआ था, काफी खुश नजर आई वो। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और पाई एक बन की तरह खाने का मीठा केक का पीस होता है, उसने उसका एक टुकड़ा मुझे भी ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर में वो मेरे साथ साथ आई चल के। ठीक है, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। ठीक है, शी टोल्ड मी, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। तो मैट्रन ने उसको क्या बताया, मैट्रन वहां के क्या है, मेंस वहां पे देखभाल करने वाले लोगों में से है, तो उसने क्या बताया कि मैट्रन ने उसको पहले मिन्स दिया, पाई दिया, केक का पीस दिया, और उसके बाद क्या बताया कि कॉरिडोर में आके बाद उसने देखने गई होगी मिसेस मैकफर्सन को, और मैकफर्सन को जब उसने आके समाचार दिया कि दूसरों के साथ मिसेस मैकफर्सन तो नहीं है, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट।
तो क्या बताया उसने, मैट्रन ने क्या बताया कि शायद वो आज ज्यादा ही कंफ्यूज है और इसलिए हमने सोचा कि वो रेस्ट कर लेगी तो उसके लिए अच्छा होगा। शी हैज नो फैमिली यू नो, और उसके पास तो कोई अपनी फैमिली भी नहीं है, अकेले है वो। नो वन विजिट्स, और उसके पास कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पक्का भरोसा है कि वो बहुत ही प्रसन्न होगी यदि वो तुमसे मिलेगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me। ठीक है, तो वो लेडी जो थी पैट्रन, वो ले गई मुझे इनटू एक कंजर्वेटरी, अलग बिल्कुल छिपे हुए कॉर्नर में ले गई, अलग ही जगह थी, विद wicker chairs, और वहां पे कुछ चेयर्स रखी थी पुरानी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और गमले में कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, चारों तरफ यही थे, और उसको छोड़ के वो चली गई। ठीक है, अब क्या था वहां पे देखेंगे, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। ठीक है, और जो ओल्ड लेडी थी 101 वर्ष की हो चुकी थी, तो खड़ी नहीं रह सकती थी, तो अपनी व्हील चेयर में क्या थी, ये बैठी हुई थी ओल्ड लेडी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, गोद में अपने हाथों को फोल्ड करके उसने अपने रखा हुआ था। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, बिल्कुल चांदी की तरह सफेद चमकदार उसके बाल थे, पिन इनटू ए विस्पी बन, और उसने जूड़ा बना रखा था पीछे अपने। ठीक है कि नहीं, क्या विस्पी होता है, फूला हुआ। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और गार्डन की तरफ बाहर वो घूर रही थी। हेलो आई सेड, और मैंने उसको जाके क्या बोला, हेलो। She turned and looked up at me vacantly, और बिल्कुल उसने खाली नजरों से धीरे से क्या उसने ऊपर की ओर मेरी ओर मुड़ करके देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और फिर जो ऑथर है उसने उसको क्या विश किया कि कोनी हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस बहुत ही आपको मुबारक हो। आई वेंट ऑन, और फिर क्या कहने लगा ऑथर उसको, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है, आई थिंक इट्स योर्स, और शायद मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। क्या, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और बोलता है कि जैसे जैसे मैं बात कर रहा था उसकी आंखें बिल्कुल मेरे चेहरे पे टिकी हुई थी, मेरे चेहरे से उसकी आंखें हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन का डब्बा खोला और जो पत्र था लिफाफे में उसको हैंड ओवर कर दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और उसी समय उसकी आंखें जो थी वो एकदम से रोशन हो गई, मतलब खुशी आ गई उसके चेहरे पे। विद रिकॉग्निशन, पहचान गई वो उस पत्र को, एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक से उसके चेहरे पे चमक आ गई, खुशी आ गई। समझ में आ गया, बहुत ही वो क्या हुई, उस पत्र को देख के पहचान गई कि उसके हस्बैंड का पत्र है, जिम का, और वो एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज, उसका चेहरा भर गया, अचानक से प्रसन्नता से चमक उठा उसका चेहरा। ठीक है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, फिर मैंने उसको समझाया कि कैसे मुझे ये डेस्क मिला। ठीक है, और डेस्क में मुझे क्या है, ये पत्र मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे सुन रही थी। ठीक है, वो खो गई थी उस पत्र के विचारों में। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक, क्या कुछ समय तक, शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं बोला। समझा गया, वो शांत बैठी रही। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर्स, और अपने जो उंगलियों की जो टिप्स हैं उससे धीरे धीरे क्या उसको पैट करने लगी, सहलाने लगी पत्र को। ठीक है कि नहीं, क्या टेंडरली, बहुत ही प्यार से, आराम से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसके आंखों में क्या है, आंसू छलक आए। समझा गया, आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तो उसने पत्र को देखते हुए क्या बोला कि तुमने बताया था, पत्र में तुमने बताया था कि तुम क्रिसमस पे पक्का आओगे, शी सेड, एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए। तो तुम मतलब वो उसके पत्र को कह रही है, समझा गया कि नहीं, उसके पत्र को ही अपना हस्बैंड समझ रही है वो। ठीक है, एंड हियर यू आर, देखो तुम आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम्हारा आना ही मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बढ़िया तोहफा है। ठीक है, तो उसको लग रहा था कि जल गया होगा उसके घर में उसका पत्र भी, लेकिन उसको पत्र सही सलामत उसका मिल गया। ठीक है, उसकी बहुत वैल्यू थी, उसके पति का, उसके हस्बैंड का लास्ट पत्र था ये। ठीक है, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, जिम डियर पास आओ और बैठ जाओ। तो अभी कंफ्यूज थी वो, क्या है, ऑथर को कई बार जिम समझ रही है तो उसको बुला रही है और उसको बैठने के लिए कह रही है। समझ गया, आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। तो ऑथर क्या कह रहा है, मैं उसके पास बैठ गया, बिसाइड मतलब के पास, समीप, एंड शी किस माई चीक, और उसने मेरे गाल पे किस किया। ठीक है, आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरीडे, कह रहा कि जिम, मैंने ये पत्र तुम्हारा बहुत बार पढ़ा, तो उसी को जिम समझने लगी है, ऑथर को क्या समझने लगी है, ये जिम, कंफ्यूज हो गई है। तो मैं रोज कहते हैं कि तुम्हारा पत्र में पढ़ती थी, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं चाहती थी कि तुम्हारी जो आवाज है, ध्वनि है, वो मेरे सर में गूंजे, मेरे सर में तुम्हारी आवाज भी जाए।
इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि जैसे तुम मेरे साथ ही हो, एंड नाउ यू आर, और अभी देखो तुम मेरे साथ ही हो। समझ में आ गया? तो ऑथर को क्या समझ रही है वो? जिम समझ रही है, ठीक है ना। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब तुम आ गए हो तो ये पत्र तुम ही मुझे पढ़ के सुना दो। तो हो सकता है उस लेडी की आंखें बहुत कमजोर हो गई उस बुढ़ापे में, तो तुम ही मुझे पढ़ के सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम डियर, प्रिय जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम मेरे लिए पढ़ोगे। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम कुछ क्या करेंगे, चाय पियेंगे दोनों। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपान ऑल अराउंड, पूरी तरह से किसमें लपेट दिया है? मार्जिपान, स्वीट लेयर जिसकी शुगर से बनती है और किससे बनती है? आलमंड से बनती है, ठीक है ना। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और एग से बनती है, ठीक है, और मुझे पता है कि तुमको बहुत ही पसंद है मार्जिपान। और ऑथर कौन है ये? माइकल मॉर्कोर्गो। समझ में आ गया? दिस इज द ऑथर जो कि वो मिलने गया ओल्ड लेडी से। क्लियर है? सो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। क्लियर? तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, चैप्टर्स को पूरे ढंग से समझ लेंगे, समझना है तो बार बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स को लर्न कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।